So today we are going to study HIV/AIDS. Well, this portion is from your microbiology point of view. This also will help you in creating building concepts for your pharma lectures, and also this is going to be constant for your medicine and pediatrics and in BSM lectures also, right? So just a brief introduction about me. I'm Dr. Mansi Gangwal. I've done my MBBS from Army College of Medical Sciences and I'm an MD Pediatrics from PGI Delhi and Dr. RML Hospital. Since it's a topic from multiple point of view, I would like to tell that I am a gold medalist from community medicine, silver medalist in my MBBS and MD Pediatrics both, and I'm a distinction holder in microbiology. So coming on to the subject, like HIV/AIDS, these are actually retroviruses, right? These are retroviruses and belong to Retroviridae family. Okay, why they are called retroviruses? Because they contain reverse transcriptase enzyme. ठीक है, तो reverse transcriptase enzyme होता है, that means retro. That's why they are known as retroviruses. ठीक है, और retroviruses के दो सब families होते हैं. ठीक है, एक तो होता है ऑर्थोरेट्रोविरिडे और एक होता है स्पूमा रेट्रोविरिडे. ठीक है. तो ऑर्थोरेट्रोविरिडे के जो दो सब फैमिलीज हैं, मतलब ऑर्थोरेट्रोविरिडे एंड स्पूमा रेट्रोविरिडे. तो ऑर्थोरेट्रोविरिडे के फर्दर दो जीनस होते हैं, जिसमें एक होता है रेट्रोवायरस और एक होता है लेंटीवायरस. तो और रेट्रोवायरस जो है इसके दो टाइप्स हैं, HTLV1, HTLV2, और जो लेंटीवायरस है दैट ये इसके होते हैं HIV1 एंड HIV2, राइट. तो याद रखना है कि लेंटीवायरस जीनस से ये बिलोंग करते हैं, ना कि रेट्रोवायरस. Okay, so just a point that you can add for value addition in your answers is Luc Montagnier was a person who won Nobel Prize in 2009 for discovery of HIV. ठीक है. Now we coming to morphology. तो morphology में तो याद रखना है कि सबसे पहले तो these are RNA viruses. ठीक है, single stranded RNA. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो कॉपीज होते हैं. ठीक है, एंड दीज आर पॉजिटिव सेंस आरएनए. ठीक है, फिर इनसे अटैच्ड होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विच इज एसोसिएटेड विद द आरएनए. फिर बाहर इन दोनों को कवर करता है कोर. दिस इज कोर, और इसका जो एंटीजन इसमें होता है दैट इज P24. फिर कोर को आपका कवर करता है न्यूक्लियोकैप्सिड. ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियोकैप्सिड व्हिच कवर्स द कोर, और इसमें एंटीजन होता है P18 एंटीजन. ठीक है, फिर इसके बाहर न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर एनवेलप होता है. ठीक है, और इसके अंदर देयर आर ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स. दीज आर योर ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, और इसका एंटीजन होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41. इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन होता है इट कॉजेज सेल फ्यूजन. और ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से ऊपर की तरफ इधर अटैच्ड होते हैं आपके स्पाइक प्रोटीन्स, जिनको बोलते हैं एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स. ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है? अच्छा, ये इसमें होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 और इसका फंक्शन होता है इट कॉजेज बाइंडिंग टू CD4 रिसेप्टर्स ऑन ससेप्टेबल होस्ट सेल्स. ठीक है, ये हो गया. तो मोर्फोलॉजी में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हो गए? एक तो ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल वायरस है, एनवेलप्ड वायरस है. इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो कॉपीज होते हैं विच आर पॉजिटिव सेंस, और डायमीटर इसका अराउंड 100 नैनोमीटर होता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका, तो एंटीजेंस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? देयर आर 3 स्ट्रक्चरल एंटीजेंस एंड देयर आर 7 नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजेंस. ठीक है, दीज 3 स्ट्रक्चरल एंटीजेंस आर कॉमन टू ऑल रेट्रोवायरसेस. ठीक है, जबकि 7 स्ट्रक्चरल एंटीजन में 5 जो है वो कॉमन है टू बोथ HIV1 एंड 2, और 2 जो है वो स्पेसिफिक है. एक स्पेसिफिक है टू HIV1 और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक है टू HIV2. ठीक है, तो इसमें तो मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स आल्सो इजी टू रिमेंबर इफ यू नो द मोर्फोलॉजी. ठीक है, तो जो गैग एंटीजेंस है, ठीक है, सॉरी गैग जीन जो है दैट कोड्स फॉर दिस कोर एंटीजन P24 एंड दिस शेल एंटीजन व्हिच इज P18. ठीक है, फिर एनवेलप एंटीजन जो जो ENV जीन है,
इट कोड्स फॉर एनवेलप एंटीजन दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 120. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, गैग जीन जो है इट कोड्स फॉर कोर एंटीजन विच इज P24 एंड शेल एंटीजन विच इज P18. ठीक है, जो ENV है दैट इज योर एनवेलप एंटीजन. ठीक है, तो इट कोड्स फॉर glycoprotein 120 which is envelope spikes and glycoprotein 41 which are transmembrane glycoproteins. Then there is another gene called which codes for our reverse transcriptase antigen और वो कौन कौन से होते हैं, glycoprotein 31, 51 and 64. तो इसको आप याद ऐसे कर सकते हो कि 3 + 1 = 4. ठीक है, and 5 + 1 = 6, तो 64. ठीक है, now we come on to नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन. तो नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन में बस जो कॉमन है अब वो याद रखो क्या क्या है. टैग यानी ट्रांस एक्टिवेशन जीन, REV मतलब कि रेगुलेटर ऑफ वायरस, नेगेटिव फैक्टर, वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर, VPRS वायरस प्रमोटर रीजन. ठीक है, जो HIV-1 है इसका स्पेसिफिक होता है VPU और HIV-2 का स्पेसिफिक होता है VPXG. ठीक है, दीज बोथ कोड फॉर स्मॉल प्रोटीन्स, स्मॉल वायरल प्रोटीन्स. फिर एक टर्म बड़ा यूज किया जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज सेल ट्रॉपिज्म. तो सेल ट्रॉपिज्म क्या होता है, इट इन्फेक्ट सेल विद CD4. इट इन्फेक्ट सेल विद CD4 एंटीजन. जो HIV एक्चुअली जो होता है इट इज ट्रॉपिक, आप बोल सकते हो, ये इसका अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स दी सेल्स व्हिच हैव CD4 एंटीजन ऑन देम. और वो कौन कौन से सेल्स हैं, एक तो आपको पता है कि T4 लिम्फोसाइट्स हैं. ठीक है, ठीक है, और दूसरे और कौन, 5 to 10% ऑफ B lymphocytes also have CD4 antigen, 10 to 20% monocytes and macrophages and microglial cells in CNS. ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये CD4 एंटीजन कैरी करते हैं. HIV वायरस जो है वो इनके रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू पैथोजेनेसिस. ठीक है, तो आई टोल्ड यू कि कभी भी पैथोजेनेसिस या एपिडेमियोलॉजी लिख रहे हो तो एपिडेमियोलॉजी ट्रायंगल जरूर बना दिया करो. ठीक है, जैसे होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट. तो एजेंट क्या है, HIV-1 एंड HIV-2. ठीक है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ चुके हैं. दैट इट इज अ लेंटिवायरस जीनस ऑफ ऑर्थो रेट्रोविरिडे सब फैमिली ऑफ रेट्रोविरिडे फैमिली. राइट, ठीक है, होस्ट हमें पता है, तो इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली हमें जानना होता है एंड हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स कौन कौन से हैं. ठीक है, और एनवायरनमेंट हमें पता है कि HIV-1 इज प्रिवेलेंट वर्ल्ड वाइड, जबकि जो HIV-2 है इट इज सीन इन बेसिकली अफ्रीका. ठीक है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी एनल, वेजाइनल, ओरल से रिलेटिव रिस्क या एक्सपोजर कितना होता है. ठीक है, 0.1 to 1%. ठीक है, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट से मोर देन 90%. टिश्यू या ऑर्गन डोनेशन वगैरह कुछ हुआ है और उसमें आपने प्रॉपरली स्क्रीनिंग नहीं किया तो 50 to 90%. ठीक है, फिर इंजेक्शंस, इंजरीज जैसे कि आपका नीडल प्रिक इंजरी हो गया या फिर आपका ड्रग अब्यूजर्स हो गए. ठीक है, या फिर अनस्टेरॉइड इंजेक्शंस आप लगा रहे हो तो उससे 0.5 to 1%. मदर टू बेबी ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन कितना होता है, 30% होता है. ठीक है, जब मदर टू बेबी क्या क्या ट्रांसप्लेसेंटली हो सकता है या फिर पेरीनेटली हो सकता है. राइट, पेरीनेटली कैसे, या तो ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त या फिर ड्यूरिंग लेबर जब निकल रहा है बेबी फ्रॉम द बर्थ कैनाल, तो देयर इज कॉन्टैक्ट विद vaginal secretions, right? So and blood also, so during labor भी हो सकता है. तो इसका रेट देखो ज़्यादा अब किस से इसका ट्रांसमिशन रेट हमारा रहता है HIV में, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से मोर देन 90% है, टिश्यू ऑर्गन डोनेशन से 50 to 90% है, और मदर टू बेबी ट्रांसप्लेसेंटली 30% है. ठीक है, और अभी हम हाई रिस्क ग्रुप्स भी देख लेते हैं. तो हाई रिस्क ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो हाई रिस्क ग्रुप्स आपका बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स बोलते हैं. ठीक है, सेक्स वर्कर्स, men having sex with men, then transgenders and truck drivers and your drug abusers. ठीक है, ये सारे आपके हाई रिस्क ग्रुप्स माने जाते हैं. तो हमारे जितने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो कि डील कर रहे हैं जैसे नाको वगैरह, ठीक है, सो दे आर बेसिकली वो इनको मतलब ये इनके टारगेट पॉपुलेशन होता है. ठीक है, नाउ वी कम ऑन पैथोजेनेसिस की क्या होता है, जैसे एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, वायरस का एंट्री हुआ इनटू ब्लड स्ट्रीम. अच्छा, इसका एक डायग्राम आई लेट यू. ठीक है, इसके ऊपर एक CD4 रिसेप्टर है. ठीक है, तो मान लो कि समझ लो कि ये CD4 हमारा लिम्फोसाइट है.
CD4 T4 लिम्फोसाइट है, ठीक है। ये तुम्हारा CD4 रिसेप्टर है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये ठीक है, ये हमारा वायरस है, ठीक है। अब ये वायरस जो है इट इज कमिंग, ठीक है, ये दिस इज योर GP121, ठीक है। ये जो है इससे बाइंड करेगा, GP120, ठीक है। ये एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है जो कि आपका CD4 रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, ठीक है। जब ये बाइंड कर जाएगा तो जो आपका ये है दिस ट्रांसफॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन GP41, दिस इज गोइंग टू फ्यूज विद द and this is going to cause fusion of your this fusion of इसका मेम्ब्रेन विद योर सेल का मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जब फ्यूजन हो जाएगा तो अ पार्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन, ठीक है, अ पार्ट ऑफ दिस मेम्ब्रेन, इसको अलग कलर से कलर कर देता है, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ दिस थिंग विल कम, ठीक है, और इसके अंदर ये इसका न्यूक्लिक मटेरियल भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आ जाएगा, ठीक है, और साथ में RNA अंदर आ जाएगा और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर सेल मेम्ब्रेन से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। नाउ दे CCR5 एंजाइम एक एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि वायरल RNA को ऐसे सेपरेट कर देगा, ठीक है। देन इस पे दिस इज व्हाट, दिस इज वायरल RNA। अब इस पे एक्ट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, जो इसके साथ एसोसिएटेड है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विल मेक इट अ वायरल DNA, ये ऐसे एक वायरल DNA बन जाएगा, ठीक है, और इसको हम प्रो वायरस भी बोलते हैं। जब ये बन जाएगा फिर इसके बाद इस पे एक्ट करेगा इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है, और जब इंटीग्रेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा तो फिर इट विल गेट इंटीग्रेटेड विद ह्यूमन DNA, ठीक है। मान लो कि ये आपका ह्यूमन DNA था, तो इंटीग्रेट जो आएगा दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ट्रांसक्रिप्शन, जस्ट लाइक यूजुअली हैपेंस, DNA से क्या बनता है, RNA, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, तो बन जाएगा RNA, और वो कैसा RNA होगा, वो इस तरह से फ्यूज्ड होगा, ठीक है। फिर इसी से मतलब दिस इज डिफेक्टिव RNA, ठीक है, इसके अंदर वायरल DNA जो होस्ट DNA के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। नाउ इससे बनेंगे प्रोटीन्स, तो होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड दीज वायरल प्रोटीन्स, ये है इमेच्योर, ठीक है, राइट, दीज आर इमेच्योर प्रोटीन्स, ठीक है। अब इस पे एक्ट करेगा प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम जो इस पे एक्ट करेगा तो एक प्रॉपर ऐसे मेच्योर प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। एंड देन इट विल फॉर्म लाइक दिस मेम्ब्रेन आउटसाइड, ठीक है, एंड विद अ host DNA integrated with viral DNA, ठीक है, and then this will come out and infect other cells also, ठीक है। तो इस तरह से ये CD4 T सेल्स को यानी T4 सेल्स को डैमेज करता है, एंड देन इट इनहिबिट्स द सेल mediated immunity, ठीक है, एंड which ultimately leads to the kind of clinical picture that we get, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके ये तो हो गया, ये हमने क्या पढ़ा था, इसका पैथोजेनेसिस पढ़ा था, ठीक है। नाउ वी कम ऑन क्लिनिकल कोर्स, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स इसका कैसा रहता है, तो देयर सेवरल स्टेजेस, क्या क्या, एक तो होता है एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, या फिर हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक रहेगा थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद देयर इज पर्सिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, जिसको हम PGL करके बोलेंगे। फिर आपका होता है ARC यानी कि एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड नाउ द पेशेंट बिकम्स सिम्प्टोमेटिक, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द लास्ट स्टेज और द फाइनल स्टेज और द एंड स्टेज इज योर एड्स व्हिच इज ऑटो इम्यून एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये हम नेचुरल टाइमलाइन की तरह करते हैं। मान लो एक्सपोजर हुआ,
टू HIV। तो हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन ही ना हो तो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये बेसिकली इन्फेक्शन डिपेंड करता है आपका रिलेटिव रिस्क और परसेंटेज एक्सपोजर, है ना, जो हमने इधर देखा था कि मोर देन 90% है फॉर ब्लड एंड टिश्यूज, एंड देन मदर एंड बेबी से ट्रांसप्रेसेंटल और पेरिनेटली 30% है, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है अगर हो गया, ठीक है, तो या तो देयर कैन बी अ विंडो पीरियड, ठीक है, आफ्टर दैट इट विल लीड टू एक्यूट इन्फेक्शन, या फिर इन द इनिशियल स्टेज ओनली इट विल लीड टू योर एक्यूट इन्फेक्शन काइंड ऑफ पिक्चर। तो एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, एक्यूट फीवर होगा, ठीक है, मलेज होगा, सोर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी, एंड दिस इज जनरली सेल्फ लिमिटिंग। ये जनरली 2 to 3 वीक्स तक रहता है, उसके बाद पेशेंट को जनरली कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसके बारे में पढ़ा, पर्सिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर आर एनलार्ज नोड्स, लिम्फ नोड्स होते हैं मोर देन 1 सेंटीमीटर के, 2 or more extragenital sites should be involved, and it should persist for more than 3 months. Generalized मतलब more than 2 or more extragenital sites, lymphadenopathy मतलब enlarged nodes more than 1 centimeter, and persistent means more than 3 months, ठीक है, अगर वो persist कर रहा है। इसके बाद it can go to asymptomatic stage also. Infected person who are usually well but they are infectious, ठीक है। After this stage अभी symptoms आने लगेंगे, ठीक है। तो ARC आ गया, मतलब एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इसमें CD4 काउंट्स लेस देन 400 पर मिलीमीटर क्यूब बोलते हैं। और फिर इसके बाद एंड स्टेज आता है एड्स, विच इज इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून डिफेंसेस हो जाता है इसमें, इस स्टेज में। एंड दिस एंड स्टेज, दिस इज द एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, और इसमें CD4 काउंट लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब हो जाता है। इसमें लेस देन 400 हो गया और लेस देन 200 इसमें हो जाता है। तो इसको आप ऐसे डिवाइड कर देते हो, दिस इज स्टेज 1 एंड दिस इज स्टेज 4, ठीक है। WHO क्लिनिकल स्टेजिंग है, तो उसके अंदर काफी सारे फीचर्स होते हैं, अगर आप बुक्स में देखोगे तो WHO क्लिनिकल स्टेजिंग के अंदर क्लिनिकल स्टेज 4 है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 जनरली आपका PGL होता है, ठीक है, स्टेज 4 जो है वो आपका एड्स होता है, ठीक है। तो इसको भी मैं याद करने का एक तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 4, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो स्टेज 1 हमने पढ़ा क्या है, जिसमें जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहेगा पेशेंट या फिर PGL, ठीक है, या तो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा या फिर पर्सिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी रहेगा, ठीक है। स्टेज 4 के अंदर होता है एड्स, जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच में स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है ये आपके इंटरमीडिएट स्टेजेस हो गए। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टेज 2 के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, हमें से एक तो आपको वेट एक पैरामीटर है वो याद रखना है कि इसके अंदर मॉडरेट वेट लॉस होता है लेस देन 10%, इसमें सिवियर वेट लॉस होता है मोर देन 10%, और इसमें तो पूरा वेस्टिंग ही हो जाता है, तो HIV वेस्टिंग सिंड्रोम, ठीक है। देन यू हैव टू रिमेंबर कि ओरल या फिर ओरल म्यूकोजा के अंदर कुछ कुछ चीजें हो रहा है, ठीक है। तो ओरल कैविटी के अंदर कुछ कुछ हो रहा है, तो क्या क्या स्टेज 2 के अंदर होता है, रिकरेंट ओरल अल्सर्स या फिर आपका एंगुलर चिलाइटिस हो गया। इसके अंदर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस हो गया, थोड़ा सिवियरिटी बढ़ गया ना, एक तो नेक्रोटाइजिंग हो गया, अल्सरेटिव हो गया स्टोमेटाइटिस या फिर जिंजीवाइटिस, या फिर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिओडोंटाइटिस, ठीक है। देन यू हैव टू रिमेंबर, अब ओरल कैविटी की बात किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें आपका पल्मोनरी TB हो जाता है और इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB हो जाता है, साथ में आपका PCP निमोनिया भी हो जाता है, ठीक है। और आपका रिकरेंट सिवियर, अब इसमें तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हो सकता था, लोअर भी हो सकता था, इसके अंदर रिकरेंट सिवियर बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। देन यू हैव टू रिमेंबर समथिंग रिलेटेड टू फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शंस के अंदर इसके अंदर फंगल नेल इन्फेक्शन होते हैं, इसमें पर्सिस्टेंट ओरल कैंडिडियासिस होता है और इसमें ईसोफेजियल कैंडिडियासिस होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये दोनों जो हैं, दीज आर PCP निमोनिया हो गया और ईसोफेजियल कैंडिडियासिस हो गया, दीज टू आर एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस, ठीक है, कि अगर ये है तो एड्स है पेशेंट को, स्टेज 4 में वो पहुंच चुका है। इसके अलावा और कौन कौन सी इलनेसेस हैं जो कि एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस बोला जाता है, उसका लिस्ट मैं यहाँ पे दे रही हूँ आपको, ठीक है। CMV, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, PMLE, कापोसी सार्कोमा, क्रिप्टोस्पोरिडियासिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस, दोनों, दिस इज अ पैरासाइट, दिस इज फंगस, ठीक है। एटिपिकल
डिसेमिनेटेड लीशमैनियासिस। ठीक है, तो ये सारे जो है दिस एंड दीज आर एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस। ठीक है, 3-4 नाम भी याद रखोगे तो काफी है। अब हम जरा लैब डायग्नोसिस देख लेते हैं। ठीक है, तो लैब डायग्नोसिस में हम 3 चीजें हैं। ठीक है, लैब डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या, एक तो आप स्पेसिफिक टेस्ट हम देखेंगे। ठीक है, कि HIV को कंफर्म कैसे करना है, स्पेसिफिक HIV के लिए क्या क्या है। फिर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो हर चीज के लिए हम करते हैं, हर इन्फेक्शन के लिए हम करते हैं, उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं, हाउ कैन सस्पेक्ट HIV इन्फेक्शन इज देयर। एंड देन वी विल सी फॉर टेस्ट फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक टेस्ट पे अगर आप आ जाओ, तो स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब क्या, मतलब एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हो वायरस के, हमने डेंगू वाले लेक्चर में भी देखा था। या तो हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम वायरस आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर हम वायरल न्यूक्लिक एसिड डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटीजन डिटेक्शन के अंदर क्या क्या एंटीजन जो हमने पढ़ा था, P24 एंटीजन विच इज द कोर एंटीजन। ठीक है, या फिर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंटीजन भी देख सकते हैं। वेल P24 जो है, ठीक है, दिस P24 इज द अर्लीस्ट वायरस मार्कर इन ब्लड, और इसके लिए हम यूज करते हैं एलाइजा मेथड, हम जनरली प्रेफर करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन इट इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके अंदर हम IgM एंड IgG देखते हैं। तो IgM एंटीबॉडीज जो है, ठीक है, वो अपीयर करते हैं 3 to 4 वीक्स और 8 to 10 वीक्स। 3 to 4 वीक्स से लेकर 8 to 10 वीक्स तक ये रहते हैं। 8 to 10 वीक्स पर डिसअपियर हो जाता है। लेकिन आपका जो IgG एंटीबॉडी है थोड़ा लेट अपीयर होता है और लेट ही डिसअपियर होता है। ठीक है, दे रिमेन थ्रू आउट लाइफ। IgG रिमेन थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या टेस्ट हम यूज करते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। एक तो होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, उसमें आप एलाइजा यूज कर सकते हो। रैपिड टेस्ट हैं जैसे कि डॉट प्लॉट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, एंड सिंपल टेस्ट हैं जो कि बेस्ड होते हैं एलाइजा प्रिंसिपल पे ही, और वो कार्ड टेस्ट होते हैं जनरली। ठीक है, देन सप्लीमेंटल टेस्ट, इसमें आपका वेस्टर्न ब्लॉट है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट है, और रेडियो इम्यूनो एसे है। ठीक है, देन वी कम ऑन वायरस आइसोलेशन। वायरस आइसोलेशन आप कैसे करोगे, दिस ये आप जनरली नहीं करते, दिस नॉट अ रूटीन टेस्ट। ये हम CD4 लिम्फोसाइट्स में ही चेक करते हैं, जो कि आपको ब्लड में मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड में मिल जाएगा, बोन मैरो में मिल जाएगा, सीरम में मिल जाएगा। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडीज होती है दे डोंट न्यूट्रलाइज द वायरस। तो एंटीबॉडी प्लस वायरस दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वायरल न्यूक्लिक एसिड कैसे हम करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के लिए हर जगह आपको PCR टेक्निक यूज करना है। तो इसमें हम DNA PCR चेक कर सकते हैं, जो कि आपका प्रो वायरस डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और हम RNA PCR अगर यूज करेंगे तो ये वायरीमिया के मॉनिटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यही इसका ड्रॉबैक है कि PCR जो है कॉस्टली है, ओनली व्हेन अदर टेस्ट आर इनकंक्लूसिव तभी हमें करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ कोर्स ऑफ HIV आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हो, तो CD4 प्लस T सेल काउंट लेस देन 350 अगर है, CD4 काउंट अगर CD4 पॉजिटिव T सेल्स का काउंट अगर लेस देन 350 है तो डैट मीन्स डिजीज प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, और अगर लेस देन 200 है तो इसका मतलब सीरियस इन्फेक्शन है। तो हमने पढ़ा था ना, ये किसका है फीचर, ये एड्स का है। और लेस देन 400 है तो उसका बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आने लग जाता है उस टाइम पे एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स से फीचर्स। देन सेकंड चीज अभी अभी हमने पढ़ी कि HIV RNA आप डिटेक्ट करते हो, जो कि RT-PCR टेक्निक से होता है। एंड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इट इज नेसेसरी टू नो कि वायरल लोड कम हो रहा है कि नहीं, वायरीमिया कम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब एक ही टेबल आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एंटीजन टेस्ट, यानी P24 इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वायरस आइसोलेशन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय एलाइजा, मतलब कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो हो गया, और वेस्टर्न ब्लॉट मतलब सप्लीमेंटल टेस्ट हो गया। ठीक है, इनके बेसिस पे हाउ कैन यू नो if it's a window period or it is an acute infection or the patient is asymptomatic but it is infective, and if the disease has progressed to ARC or AIDS। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है, तो ठीक है, तो विंडो पीरियड के अंदर आपका
ऑब्वियसली एंटीजन जो है पॉजिटिव बॉडी के अंदर एंटर तो कर ही चुका है, और वायरस आप आइसोलेट करोगे तो वही पॉजिटिव होगा। विंडो पीरियड मतलब अभी आपके सिम्टम्स वगैरह इसलिए नहीं आ रही हो कि एंटीबॉडी नहीं बना है, ठीक है, तो एंटीबॉडी इज नेगेटिव। एक्यूट इन्फेक्शन अभी हो गया तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी वुड बी पॉजिटिव, और आईजीएम एंटीबॉडी जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि 3 to 4 वीक्स पे अपीयर हो जाते हैं। एंटीजन P20 का आरटी ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, और वायरस आइसोलेट करोगे वो भी प्रेजेंट होगा। अभी एसिम्प्टोमेटिक है तो एंटीजन आपको नहीं मिलेगा, वायरस भी आपको आइसोलेट नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी वुड बी प्रेजेंट, एंड वेस्टर्न ब्लॉट में भी आपका फुल पैटर्न आएगा, ठीक है। ARC एंड एड्स में भी तीनों चीजें पॉजिटिव होंगी, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर देयर विल बी एब्सेंस ऑफ P24 एंटीबॉडी, ठीक है। ओके, सो देयर इज वन मोर थिंग which is frequently asked in your vivas and exam, ठीक है, तो that is the relation with CD4 count, CD4 T cells count with the illnesses, ठीक है। तो देखो ये तो हमने देखा था, कभी भी लेस देन 400 हो गया है पर मिलीमीटर क्यूब तो उसको हम ARC बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कौन कौन सी डिजीजेस मिलती है, एक तो हमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, वार्सिला जोस्टर वायरस, साथ में टीबी, ओरल और विजाइनल कैंडिडियासिस, ठीक है। अब मान लो और कम हो गया, ठीक है, अब हो गया मान लो लेस देन 200 हो गया, मतलब 100 to 200 मिलीमीटर क्यूब, तो क्या है एड्स, तो इसमें आपका क्या क्या एड्स डिफाइनिंग इलनेसेस आ जाएंगी, तो वो हमने पढ़ा था क्या क्या थी, तो थी PCP निमोनिया, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, CMV, है ना, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वो सारी चीजें, ठीक है। नाउ अगर 50 to 100 मतलब लेस देन 100 हो गया है, 50 to 100 पर मिलीमीटर क्यूब, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है, इसका निमोनिक कैट याद रख लो, कि 3 तो याद ही रहे, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, देन एड्स, डिमेंशिया एंड टॉक्सोप्लाज्मा एनसेफेलाइटिस, ठीक है। अब फर्दर और कम हो गया, अब लेस देन 50 हो गया, तो आपका माइकोबैक्टीरियम, इवन PCM कैन कॉज, इवन PCM कैन कॉज infection, ठीक है। P stands for what? Progressive multifocal leukoencephalopathy, PMLE, and C for cytomegaloid infection, and even MAC, which is generally not infective in normal individuals. It can also cause infection in HIV patients with less than 50 per millimeter cube of CD4 positive cell count, ठीक है। इसका है CAT, इसका है PCM, okay। Now we'll come on to treatment part, ठीक है। तो ट्रीटमेंट पार्ट के लिए हम यही वाले डायग्राम जल्दी से देखेंगे, ठीक है। इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑल द अदर ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो देखो जो भी ड्रग्स होती है GP41 को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, दे आर नोन एज फ्यूजन इनहिबिटर्स, और फ्यूजन इनहिबिटर ड्रग का क्या नाम है, एनफ्यूवर्टाइड, ठीक है। देन CCR5 एंजाइम को जो इनहिबिट करती है उस ड्रग का नाम है माराविरॉक, ठीक है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करता है उनका नाम, उनको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, और दे कैन बी nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors, or they can be non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, ठीक है। अगर कोई इंटीग्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है तो उसके लिए इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, और इसमें आपका कौन कौन सी ड्रग्स है, एग्जाम्पल राल टेग्राविर, ठीक है, डॉल्यू टेग्राविर, LV टेग्राविर, तो ये आपको याद रखना है, टेग्राविर सफिक्स, ठीक है। तो क्योंकि टेग्रा, राइट, इंटीग्रेज में आता है ना टेग्रा, तो इसमें आ रहा है टेग्रा। नाउ देन प्रोटीएज इनहिबिटर्स को जो इनहिबिट कर रहा है दोज आर नोन एज प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ठीक है। और इसमें आपका रिटोनाविर, लोपिनाविर, इंडीनाविर, एटाजानाविर और आपका सेक्विनाविर, तो ये सारी ड्रग्स आ जाती है, ठीक है। अभी क्विकली इनके साइड इफेक्ट्स भी अगर हम रिवाइज कर लें, ठीक है, एक एक सेलिएंट पॉइंट, तो रिवर्स इंटीग्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका साइड इफेक्ट होता है मायोपैथी, ठीक है। प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो होते हैं, ठीक है, इनका साइड इफेक्ट होता है लाइपोडिस्ट्रोफी, डिसलिपिडीमिया, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ऑल्सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम इनहिबिटर्स ऑफ CYP3A4 साइटोक्रोम एंजाइम, ठीक है, एंड ये रीनल स्टोन फॉर्मेशन भी करते हैं,
गॉट इट? अब एक एक ड्रग के बारे में जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? सेलिंग पॉइंट्स है, यू कैन राइट थ्रू अ मार्क इन योर बुक, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो है दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, या फिर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, या फिर न्यूक्लियोसाइड नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है? तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में क्या क्या आता है? ज़िडोबुडीन, लामिबुडीन, स्टैबुडीन, ये सब आता है। और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है, इसका एग्जांपल है आपका टेनोफोविर, ठीक है? और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर का क्या क्या है एग्जांपल? इसका डेलाविरिडिन, एफाविरिन एंड नेविरिडिन। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो है, जैसे ज़िडोबुडीन वगैरह, ज़िडोबुडीन, स्टैबुडीन वगैरह। तो ज़िडोबुडीन जो है इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग, लेकिन ये क्या इसका है कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है? ये जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं करती है, ठीक है? इसलिए हम इसको प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। देन इसको हम हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल HART ट्रीटमेंट में और प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफेक्ट होता है बोन मैरो सप्रेशन, मायोपैथी मतलब मसल को अफेक्ट करता है, बोन मैरो को, नेल को, तो नेल हाइपरपिगमेंटेशन भी करता है। लेमिबुडीन, ठीक है? तो लेमिबुडीन, L फॉर लैमिबुडीन, L फॉर लीस्ट टॉक्सिक, L फॉर लो डोजेस, मींस इसके लो डोजेस जो है वो हेपेटाइटिस बी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और हाई डोजेस तो हम इस्तेमाल करते ही हैं HIV में। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट आर द गोल्स ऑफ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और ART, ठीक है? एक तो ये कि हमें प्लाज्मा में जो HIV RNA है उसको ड्यूरेबली सप्रेस करना है, ठीक है? दूसरा, हमें इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन जो है उसको प्रिजर्व करना है। तीसरा, जो मॉर्बिडिटी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है, एंड वी हैव टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्वाइवल। एंड फोर्थ, वी हैव टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन। तो व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी? वी हैव टू गिव इट टू ऑल द पेशेंट्स विद HIV, ठीक है? और एंटी रेट्रोवायरल रेजिमेंट्स में हम जनरली 2 NRTIs इन कॉम्बिनेशन विद थर्ड एक्टिव ARV ड्रग, जिसमें हो सकता है या तो एक NNRTI हो सकता है या फिर प्रोटीज इनहिबिटर हो सकता है, ठीक है? All drugs should be started simultaneously at full dose with an exception of ritonavir and nevirapine, जिनमें डोज एस्केलेशन हमें करना चाहिए, ठीक है? देन मॉनिटरिंग ऑफ थेरेपी हम पढ़ चुके हैं। मॉनिटरिंग ऑफ थेरेपी में एक तो हमें वायरल RNA एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरा CD4 प्लस सेल्स का काउंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ART, HRV RNA should be measured at 2 to 8 weeks to assess the efficacy of treatment. If detectable, then we have to repeat it at 4 to 8 weeks, every 4 to 8 weeks, ठीक है? Until viral load is suppressed to undetectable level, और फिर undetectable level पे हो गया तो उसके बाद में 3 to 6 monthly इसको क्रॉस चेक करना है। तो जनरली इट बोलते हैं कि वायरल RNA जो है इट शुड बी सप्रेस्ड बाय 16 to 20 weeks, मतलब 4 to 5 months में सप्रेशन हो जाना चाहिए, ठीक है? एज पर द नेशनल प्रोग्राम दैट इज नाको NACP, ठीक है? बायोलॉजिकल सेपरेशन मींस अ वायरल लोड ऑफ लेस देन 1000 copies per ml after at least 6 months on ART. A significant increase in CD4 positive cell count is an increase of more than 30% from baseline. अगर ये बढ़ रहा है more than 30% from the baseline, तो मतलब कि improvement हो रहा है, और within 3 to 6 months ये भी हो जाना चाहिए। Well, that is all in case of HIV. We have covered micro, pharma, pharmacology aspect, and also medicine aspect.